देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर व्यक्ति जो है शुरुआत करता है, कुछ नई टीम में लोग आते हैं, कुछ लोग पुराने रहते हैं। तो हमारी जो इस बार की टीम है वो सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके एक युवा जोश वाली टीम है, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं जिनको पहले किसी भी पद पर वो नहीं रहे, या उनका क्षेत्र का अनुभव रहा है, वो राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है। तो निश्चित तौर पे हर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को अवसर देता है, और हमारे यहाँ बिना लाग लगाव के ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं आपको नाम बता सकता हूं इसमें, जो कि जिनका ही किसी परिवार या किसी बहुत बड़े इन्फ्लुएंस या एफ्लुएंस फैमिली से कोई संबंध नहीं है। और आदरणीय अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो टीम बनाई है, बहुत ही संतुलित टीम है। जहां तक कि आपकी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बात आपने कही, देखिए सभी को समान अवसर मिलते हैं, जिसमें नए कार्यकर्ता आए हैं, कुछ पुराने हैं जो रिपीट हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि काफी वेटरन हैं, लेकिन उनका जो है काम बहुत अच्छा रहता है। प्रदर्शन के आधार पर नई टीम में स्थान मिलता है, ना कि किसी इज्म को लेकर के, या किसी क्षेत्र या किसी भाषा या किसी परिवार को लेकर के। तो निश्चित तौर पे हमारी टीम, ये आंतरिक इंट्रोस्पेक्शन है, उसके आधार पर टीम बनी हुई है। सभी नए कार्यकर्ताओं को ज्यादातर स्थान मिला है इसमें। बिल्कुल। डॉक्टर शिवानंद के पास चलते हैं। डॉक्टर शिवानंद, रोहन गुप्ता आपकी पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, बीजेपी ने बनाया है। डॉक्टर संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, बीजेपी में आ गए, उन्हें भी राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन मनप्रीत सिंह बादल का नाम ले रहा था मैं शुरुआत में, वो भी आपकी पार्टी के नेता रहे हैं, वित्त मंत्री थे अमरिंदर सिंह सरकार में पंजाब में, उससे पहले अकाली दल में हुआ करते थे। मतलब कि आपके दलों में रहे सदस्यों को भी नई वाली बीजेपी की टीम में जगह मिली है। गुड इवनिंग वैभव जी और पूरा पैनलिस्ट का नमस्कार। देखिए, खुद नितिन नवीन सर के जो कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी हारा हुआ है, और इन्होंने जो कमेटी बनाया, सब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी से सब गुजरात वॉशिंग मशीन में आए हुए लोगों को बनाया। बीजेपी में अच्छे अच्छे कार्यकर्ता को न्याय नहीं दिया। आरएसएस की कोई भी लोग उसमें नहीं है, सिर्फ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के दबाव में लोग गए हुए। नारायण राणे हो महाराष्ट्र का, अजित पवार जी तो नहीं है, अशोक चौहान जी को लिया, काफी बहुत लोग ऐसे, अभी राघव चड्ढा जी है, ममता बनर्जी का, सयोनी घोष, इनका इनका कहीं भी नाम नहीं दिख रहे, और ये लोगों ने कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इन्होंने कमेटी बनाया, खुद रेल का जो इंजन है वही फेल है सर, क्योंकि रेल का जो इंजन है, और इनका ही 3-4 जो स्पोक पर्सन है, नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा से रिजाइन दिया है। शहजाद पूनावाला है और बहुत लोग रिजाइन दे रहे, और मेरे टच में है, वो लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन हम एंट्री नहीं दे रहे इनको। इनकी पूरी तरह से जो गुजरात वॉशिंग मशीन में जो लोग गए हुए, वो सब भ्रष्टाचारी, और ये लोग बचाने के लिए और अरेस्ट नहीं होने के लिए कोर्ट में केसेस चल रहे हैं इनके। बहुत बहुत सारे लोग इसमें जो कमेटी में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका मेन जो ड्राइवर है वही फेल्यूर है। मेन नितिन नवीन सर जो है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में वो खुद हारे हुए हैं, एक प्रेसिडेंट है, और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कहीं चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहे हैं, और 100% हम गवर्नमेंट बना रहे हैं। ये लोगों ने क्या कर रहे हैं आप ही देखिए। कमेटी में आप ही बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ये आया वो आया, उनके पास है कौन? ये सब गुजरात वॉशिंग मशीन में इनका यही है। और कोई देश के बारे में चढ़ावा, राम प्रभु जी का चढ़ावा चोरी किया, गुप्त धन चोरी किया, पेपर लीक कर रहे हो, वोट चोरी कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सर अगर बैलेट पेपर पे वोटिंग लिया तो ये ब्लॉक में भी चुन के नहीं आएंगे, हमको सब पता है। लेकिन ये गुब्बारा इनका फट गया है, और अभी अमित शाह जी का रिजाइन लेना है, नरेंद्र मोदी सर का रिजाइन लेना है। मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ। 22 अगस्त को हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी का जनजी के साथ, वहाँ के स्टूडेंट के साथ डिस्कस और चर्चा है, बहुत बड़े मायने में आ रहे। लेकिन पुलिस गुंडागर्दी टाइप 144 लगाया,
और लोगों को डराना धमकाना इनका यही है, लेकिन हम डरने वाले से नहीं है। बहुत मजबूती से हम बात रखेंगे। हम शिवानंद जी, आप न्याय बोले कि अगर बैलेट पेपर पे हो तो ये कहीं नहीं आएंगे। शिवानंद जी, तो जी जी चुनाव तो सर, मैं ईवीएम से ही होंगे, क्या वजह है आपको लगता है? तो फिर ये सब कसरत तो फिर आपकी बेकार, ये मुद्दे कहाँ का आएंगे आप कह रहे हो? बैलेट पेपर की देखिए बात क्यों कह रहे हो? आपको लगता नहीं कि यूपी में क्या आपको, मैंने जब भी देखा है ऐसा मैं महसूस करता हूं, मैं बिल्कुल आलोचना की, कई बार जब पहले से रिजल्ट पता होता है या ऐसा कुछ होता है तो हम देखते हैं बहाने ढूंढते हैं कि बैलेट पेपर से हो जाता, ईवीएम से हो जाता। तो क्या लगता है आपको, क्या यूपी चुनाव को लेकर के और पंजाब चुनाव को लेकर के कांग्रेस की क्या रणनीति लग रही? कहीं कोई चूक दिख रही जो पहले से आप बैलेट पेपर की बात कर रहे हो? मुद्दे तो सर बहुत है देश में इस समय। सर पेपर लीक भी सर आपने गिनाया, सर सब गिनाया, सर क्या वो कांग्रेस इन प्रदेशों में काम करते नहीं दिख रहे? सर देखिए, युवा युवती को रोजगार नहीं है, बेकारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एजुकेशन ठीक नहीं है, जॉब नहीं है, अग्नि योजना लेके आया, गारंटी नहीं ना वारंटी। मोदी साहब का कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी सर फेल्यूर हुआ है। एस्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी सर का नाम आ गया है, इसलिए आने वाले चुनाव में आपको रिजल्ट पता होगा सर। जन जी ने रिजल्ट दिखाया, दंतिया में मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गया, और बिहार में नितिन नवीन सर के जो कॉन्स्टिट्यूंसी वहां भी वो चुनाव हार गए। इसलिए बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। बिल्कुल। और महंगाई तो कल प्रदीप महंगाई प्रदीप जी की तरफ से आपकी बात का बता। प्रदीप जी, एक चीज जो है कि जिस तरह से भी शिवानंद जी कह रहे हैं और कई चीज ऑब्जर्व की जा रही हैं कि बंगाल और असम चुनाव जीतने के बाद से और जिस तरह ये आंदोलन हुआ, नीट को लेकर के छात्रों का आंदोलन हुआ है, विपक्षी दल बहुत उत्साहित हैं। और आपका अब क्या लगता है कि ये मुद्दे अब आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती, खासतौर से जैसे आपने भी कहा कि युवाओं पर जवाब, जब वैभव ने सवाल किया तो आपका जवाब भी युवाओं को तरफ था कि युवाओं को हमने शामिल किया है। तो एक युवा इस समय बीजेपी के लिए क्या बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं? सबसे बड़ी चुनौती युवाओं की आकांक्षाएं, शिक्षा और रोजगार, ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी को दिखती जा रही है इस समय। इसको लेकर के आपने कुछ रणनीति बनाई है इसके जरिए? निश्चित तौर पे सर, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके लिए अगर युवा जोश उसकी टीम में शामिल रहता है तो उसके लिए गर्व की बात होती है और जोश के साथ काम होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल भारत में जो भी जो है सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है या सरकार बनाना चाहता है, वो उसके केंद्र में देश के युवा ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप देखिए, सीरीज ऑफ घटनाक्रम को देखा जाए तो जिस प्रकार से कुछ स्पेसिफिक नैरेटिव सेट किए गए, शुरुआत में पुआल की आग की तरह से हम लोग हिमाचल में, तो वहां पे ना पुआल की आग बहुत तेजी से पकड़ती है, जितनी तेजी से पकड़ती है उतनी तेजी से नीचे आ जाए। तो जो घटनाक्रम देखने को मिला सर, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है वॉइस में सर, म्यूट करा दें प्लीज। हाँ, मैं प्रदीप जी इसी पे आ रहा हूं, आपसे नैरेटिव की बात ही पूछता हूं। क्या नैरेटिव बिल्डिंग में अमित मालवीय इस बार फेल हुए, इसीलिए शायद उनसे थोड़ा सा किनारा किया गया है? मतलब एक सवाल है हमारा, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग में युवा जो आपके थे वो बीजेपी पे भारी पड़ते दिखाई दिए पिछले 2 महीने के अंतर में। पहले बीजेपी का से मुकाबला करना मुश्किल था। सर देखिए, टेन्योर होता है, उन्होंने अपने टेन्योर, उनका 2 टेन्योर पूरा हो चुका था, ये लंबित था और आगे बदलाव हो गया। जो नए हैं अध्यक्ष दीपक मस्के जी, वो पहले छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रहे सोशल मीडिया के, अभी वो केंद्र के अध्यक्ष हैं। हम लोगों ने काम किया है उनके साथ, तो एक नए को अवसर देना। अब ये क्या आता है ना, मैं ये नहीं कह सकता ये कोई हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी तो है नहीं कि भाई एक के लिए सीट रिजर्व हो गई तो वो कंटिन्यूअसली उसी पे रहेगा। अमित मालवीय जी दूसरे कार्यों में संलिप्त होंगे, उनका टेन्योर था वो पूरा हो गया। लेकिन प्रदीप जी, जिन दीपक जी की आप बात कर रहे हैं इस वक्त तो छत्तीसगढ़ के राज्य मंत्री का उन्हें दर्जा भी मिला हुआ है, क्या वो इस पद के लिए इस वक्त इतने सक्षम हैं, इतने जरूरी हैं? क्योंकि उन्हें आईटी सेल के पद के मुखिया के रूप में उनकी जिम्मेदारी न सिर्फ सीजेपी जो एक आंदोलन खड़ा हुआ है सोशल मीडिया के जरिए उसका सामना करना है बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर इतनी एग्रेसिव हो चुकी है, इतना ज्यादा उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसका भी सामना करना पड़ा है। मैं उनकी फेसबुक प्रोफाइल देख रहा था दीपक जी की, साल में सिर्फ 2 पोस्ट की है, वो खुद ही बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। तो क्या वो मौजूदा बीजेपी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर संकट में घिरी हुई है उसका सामना कर पाएंगे?
मिश्र जी, बहुत ही रोचक सवाल आपने पूछा। वो जब वो छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी राष्ट्रीय अधिवेशनों में। मैं भी अपनी पार्टी का आईटी सेल का ही कार्यकर्ता हूं। ये आवश्यक नहीं है कि आप खुद एक्टिव हो तो ही आपका माना जाए। कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं का बल चाहिए होता है, व्यक्ति विशेष से नहीं काम होता है। आप कहिए आपके चैनल का मैं 1 घंटे में 10,000 फॉलोअर्स बढ़ा दूं, लेकिन वो फॉलोअर्स किस काम के जब आपकी रीच ही ना बढ़ पाए। तो आवश्यक है विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, जो कि दीपक जी हैं। और नैरेटिव सेट करने की बात या डिजिटल मीडिया को जिस प्रकार से हम काम में लेते हैं वो आवश्यक है। यहां आपके परफॉर्मेंस नहीं, फेस की आवश्यकता नहीं होती, काम की आवश्यकता होती है। और इस बार हमारे पास संगठन में 4 अन्य क्षेत्रों से सह संयोजक भी बनाए गए हैं। तो टीम काफी अच्छी है, संतुलित है और काम करने वाली है। बाकी दीपक मस्के जी अनुभवी व्यक्ति हैं और हमें आशा ही, मतलब आप ये मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने जिस प्रकार से कैंपेन चलाई थी भूपेश बघेल जी के खिलाफ, उसका रिजल्ट देखने को मिला। तो चलिए आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि उनके नेतृत्व में बीजेपी आईटी सेल किस तरह से सोशल मीडिया पर सामना करती है अपने विरोधियों का। युवा मोर्चा के अध्यक्ष में भी बदलाव किया गया है। ये जिम्मेदारी अभी बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्या के हाथों में थी। अब हेमांग जोशी जो गुजरात से आते हैं, लोकसभा के सांसद हैं, उनको बनाया गया है। क्या आपको लगता है, प्रदीप जी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है या एबीवीपी जो संघ की छात्र इकाई है, ये सब क्या पिछले 2-3 सालों में उतने सफल नहीं हो पाए हैं? इनकी जिम्मेदारी थी युवाओं को जोड़े रखना, जिंजी से संवाद करना, उसमें विफलता हुई है। युवा मोर्चा उतने अच्छे ढंग से काम नहीं किया, तभी जाकर युवाओं में इतनी नाराजगी पनप पाई। कहां थे ये लोग? एबीवीपी का इतना बड़ा संगठन क्या कर रहा था? छात्रों के बीच क्यों नहीं गया? नीट पेपर लीक केस का पूरा मामला कैसे सीजेपी के हाथों में चला गया? युवा मोर्चा क्या कर रहा था जब यह आंदोलन शुरू हुआ उस दौरान? मिश्र जी, देखिए, आपके प्रश्न के कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूं। हर संगठन की छात्र इकाई अपने अपने कार्यों को करती रहती है। कभी कभी एम्प्लीफिकेशन ऐसा होता है, आर्टिफिशियल एम्प्लीफिकेशन ऐसा होता है। अब तो आप देखिए, आप डिजिटल मीडिया पे, आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम कर रहे हैं, आप शायद अच्छी तरह से समझते होंगे कि जो कंटेंट का आया है रेशियो वो किस प्रकार से रहा है। अगर मैं आपको छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन बता दूं तो ये जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका इंटेंट पैसे के लिए होता है। और अगर किसी व्यवस्था से किसी कंटेंट को एम्प्लीफाई करने के लिए पैसा दे दी जाए तो ये दुकानें हैं, ये व्यापार के पद से हैं। हम सोशल मीडिया कहते हैं या डिजिटल मीडिया अगर हम उससे ये कहें तो इनका लक्ष्य पैसे की कमाई करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। लेकिन बीजेपी देश की सबसे धनी पार्टी है, पैसे की कमी आपके पास भी नहीं है। मेरा सवाल ये था, शिवानंद जी आपके पास आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं रोहित मिश्रा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आते हैं, वो पढ़ाई किए हुए वहां के। मैं खुद यूपी से हूं, मैं देख रहा हूं तमाम यूपी में तमाम जगहों पर उनके पोस्टर लगे हुए हैं, जगह जगह उनका स्वागत समारोह हो रहा है। ऐसे तमाम युवा मोर्चा के नेताओं का होता है जब उन्हें पद मिलता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी का युवा मोर्चा, जिसका काम ही है युवाओं को पार्टी के साथ जोड़े रखना, पार्टी की नीतियों के बारे में युवाओं को अवगत कराते रहना, वो युवा मोर्चा, उसके नेता, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब सिर्फ अपनी नेतागिरी के चक्कर में ही इस वक्त लगे हुए हैं, खुद का ही प्रमोशन करवा रहे हैं, स्वागत समारोह करवा रहे हैं, जबकि पार्टी की सोशल मीडिया पर भद्द पिटी हुई है पूरी तरह से। इंस्टाग्राम पर जाइए, बीजेपी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। इतना एंटी बीजेपी इंस्टाग्राम इस वक्त बन चुका है। सर देखिए, इसमें जो जिम्मेदारी है आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर घर पे बैठ के रील डाल के, हमको रील नहीं चाहिए सर, रोजगार चाहिए। ये लोगों का मालूम हो गया, इनका बलून फटा हुआ है। और दूसरी बात, अभी प्रदीप जी इतना अच्छा एक बीजेपी का कार्यकर्ता है, लेकिन इनके जैसे लोगों को लेना चाहिए था कमेटी में, किसी को नहीं ले रहे। ये सब गुजरात वॉशिंग मशीन से लोग रह रहे। अभी नरेंद्र मोदी सर प्राइम मिनिस्टर गुजरात से है, अमित शाह जी गुजरात से, अभी जो प्रेसिडेंट बना वो भी गुजरात से है। जो प्रदीप जैसे जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी को दिखता नहीं है। दूसरी बात, सोशल मीडिया का जो मालविया है, इन्होंने भ्रष्टाचारी का अरबों करोड़ रुपए का उन्होंने घपला किया। पीएम हाउस में बैठ के अरबों करोड़ दलाली किया।
किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उसका जांच चल रहा है, इसलिए उसको साइड ट्रैक किया, लेकिन वो बचेंगे नहीं। कांग्रेस सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार आने के बाद हम उसका सीबीआई जांच करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, बीजेपी एक भ्रष्टाचार पार्टी बन गया, बीजेपी एक जुमला पार्टी। इनका फंड देखिए, कांग्रेस पार्टी का 230 करोड़ है और बीजेपी का 12 साल में इनका सर 13,000 करोड़ रुपए बीजेपी फंड्स। इतना बड़ा, बड़े मायने में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, अरबों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी सर, अमित शाह जी बड़े मायने में भ्रष्टाचार किया और लोगों को दबाना, कुचलना, ब्लैकमेलिंग करना, डराना, इनका धंधा हो गया है। ये धंधे से ही लोगों ने, एनडीटीवी इतना अच्छा चैनल चल रहा था, उनको भी लोगों ने धमकाया। और चलिए मूल सवाल पर लौटते हैं शिवानंद जी। यही पैसा शिवानंद जी, अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि किस चैनल को कितनी अच्छी तरक्की मिल रही थी और उसके साथ क्या हुआ। प्रदीप जी, सवाल आपसे ही था मेरा, फिर से मैं उसी सवाल पर लौटता हूं। आपकी बातें बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया पर आज के समय में जो ट्रेंड चलता है, जरूरी नहीं है कि वो लोग ही, असली लोग ही उस ट्रेंड के पीछे हों। पैसे और भी बाकी तमाम चीजों का खेल होता है, लेकिन फिर भी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सर, क्या देश का युवा, खासकर जेनजी और 30 से कम उम्र के लोग, बीजेपी से उनका एक तरह से मोहभंग नहीं हुआ है इस वक्त में, और आपकी पार्टी उसे संभाल पाने में या उनको अपनी ओर आकर्षित कर पाने में थोड़ा बहुत नाकामयाब हो रही है अभी? गौरव जी देखिए, मैंने जब पहले कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आप किस पैरामीटर पे आप ये कह सकते हैं कि मुंह भंग हो गया? आतंकवादी कंटेंट आप उठा के देखिए, बच्चों के जिस प्रकार से वो बच्चे कंटेंट बना रहे हैं, हम अपने आइडिया में सफल हो रहे हैं, हमें और कोई सफलता का मापक हमें नहीं चाहिए। और ये जो एम्प्लीफिकेशन की जो बात आप कह रहे हैं, अगर आप इस पे कोई टेस्ट कर रहे हैं तो आपके चैनल के साथ मिलकर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इस पे कंटेंट बढ़ाया जाता है। ये आर्टिफिशियली अगर आप एम्प्लीफाई करेंगे या उसको पे करके आप एम्प्लीफाई करेंगे, निश्चित तौर पे आपको आई बॉल मिलेंगे, लेकिन वो धरातल पे क्यों गया? गैंग जो है रांची में नहीं गया, वहां पुलिस ने भगाया, उन्होंने पहले हाथ जोड़ लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है सर। आप देखिए ना, आप आज कोई भी कंटेंट उतारिए, देखिए, उसको एनालाइज करिए। आप अगर एग्जाम्पल देख रहा है तो उस पर चर्चा हो सकती है कि देखिए ये किस प्रकार से। ठीक है प्रदीप जी, चलिए कंटेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जैसे स्मृति ईरानी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, हालांकि उनके साथ सुनील बंसल हैं जो संगठन के बड़े महारथी माने जाते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी इस समय उनको यूपी का प्रभार देने को क्या नजरिया हो सकता है टीम का, कि किस तरह वो ज्यादा प्रभावी लगी, क्या वजह लगी कि वो यूपी को 2027 के चुनाव में बेहतर तैयार कर सकती? हालांकि एक वक्त था जब उन्हें राहुल गांधी को हराया था, तब उनका जो एक ऑरा था उसमें, और अब थोड़ा ऐसा लगता है कि लगा हार के बाद में वो नहीं रहा। तो ये हमारा आंकलन है, लेकिन बीजेपी का आंकलन क्या रहा होगा उनको इस जिम्मेदारी देने के लिए? देखिए, उनका जो कार्य रहा है, 2 लोकसभा, एक बार वो चुनाव हारी थी, उसके बाद उन्होंने जो काम किया और संगठन में एकदम ग्रास रूट लेवल पे जो काम किया, उस पर से अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, निश्चित तौर पे आप अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी पार्टी के राजकुमार को हराना ये कोई मामूली बात नहीं होती। निश्चित तौर पे उनके दूसरा चुनाव हार गई, ये हम इस लेकिन वो बीती बात हो गई। अब ताजा बात ये है कि वो उनके, जिसको उन्होंने कहा कार्यकर्ता का, उनके लिए कोई शब्द इस्तेमाल ये केसी शर्मा के लिए, वो मैं भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जो सांसद अब बने हैं अमेठी से, उनको, उनसे हार जाना, वो फिर कहीं ना कहीं गिरता हुआ गिराफ, बेहद गिरता हुआ गिराफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया, राष्ट्रीय नेता को हराया बात है, फिर किशोरी लाल शर्मा से जिस तरह हार गई वो, और बड़े अंतर से, तो यहां के बाद अब यूपी का 2027 की जिम्मेदारी उनको, ये मैं समझना चाहता हूं, क्या ऐसा नया देखा उनमें? जी देखिए, अगर यूपी के देखा जाए सर, बहुत यूपी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी जी एक बहुत ही नोन फेस है, आउटवर्ड फेस है। निश्चित तौर पे वो एक लोकसभा में जीती, उसी लोकसभा में आई, ये सत्य है, लेकिन क्या लगता है कि भीड़ जुटाना आसान होगी उनको खड़ा करके? एक बार फिर से प्रश्न दोहराते सर। क्या स्मृति ईरानी को सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए बेहतर होंगी वो, ऐसा है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है?
महिलाओं की? अरे सर, अब भीड़ जुटाना, उनकी नेतृत्व क्षमता, संगठन में कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट कनेक्ट, ये भी एक फिल्मी फैक्टर है। चेहरा। आप की बातों पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे संगठनात्मक जो हमारी प्रक्रिया है उसमें स्मृति जी का जो पहले हमने भी उनके नेतृत्व में दिल्ली में जब वो कार्यरत थी, दिल्ली में जब उनका प्रभार, तो हमने देखा इसको। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे संगठन के हिसाब से, अब हमारे संगठन की परिभाषा, हमारे संगठन का जो कनेक्ट है, कार्यकर्ता से कार्यकर्ता का कनेक्ट है, एक समान होता है बड़े कार्यकर्ताओं के लिए या बड़े नेताओं के लिए, वो हमारे लिए आवश्यक है। और यूपी में निश्चित तौर पर हर दल अपनी एक अच्छी तैयारी करता है, हम भी अच्छी तैयारी और अपने एक दिशा रणनीति के साथ उतरते हैं, टीम बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। खाली हवाई बातों से काम नहीं होता, हमारे यहाँ बातें कम काम ज्यादा होता है। स्मृति ईरानी जी उसके लिए सक्षम है, उन्होंने किस प्रकार से उनके किले को उड़ाया था, ये भी चुनाव में वो हार गई, लेकिन उसके पहले जो लगभग असंभव था वो कर दिखाया था। आप उस क्षेत्र की अगर बात करें तो कोई अन्य दल तो प्रत्याशी भी नहीं खड़े करने के विचार करते हैं, भले वो इंडी गठबंधन का जाप करें, अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ जो है साजिशें करें, बात। लेकिन स्मृति जी ने उसी सीट से उन्होंने जीत हासिल की है। बाकी देखिए परिवर्तन, मैंने कहा एक बात मैं बड़ी एम्फसाइज करना चाहूंगा कि देखिए हमारी पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब वो थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड पहले से ज्यादा है, इसलिए सवाल ज्यादा उनको लेकर के। मैंने कहा कि वो हाउस होल्ड नेम है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला वोटर है। क्या एक ऐसा नेतृत्व न दिया जाए जिससे हमारी माताएं बहनें एक साजिश स्थापित कर सके, एक कनेक्ट स्थापित कर सके? तो निश्चित तौर पर पार्टी का लक्ष्य होता है कि जो जल्दी हो, बिल्कुल पहुंच सके। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.